हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज ही हम लोगों का प्रोबेबली लास्ट चैप्टर होने वाला है सेट का। एंड आई होप कि आपने सारे वीडियोस सेट के देखे होंगे। और अगर आपको कहीं भी पूरे चैप्टर में डाउट है, मैंने हमेशा एक बात बोला, डाउट आपको अपने पास नहीं रखना है, उसको आगे वाले पर्सन के पास ट्रांसफर कर देना है, वरना आपको बहुत ज्यादा समस्या होगा। क्वेश्चन जब आप बनाने बैठोगे फिर मन नहीं लगेगा थोड़ा देर बाद। जैसे जैसे आपका मैथ का है कि आपको दो ही कंसेप्ट होता है, या तो आपको मजा लेना होता है या तो मैथ फिर आपका मजा लेता है। तो आपको अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है फिर आपको मजा आने लगेगा, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। मैंने हमेशा बोला आपको क्वेश्चन नहीं बने तो आपको तुरंत पूछ लेना है, ठीक है ना। तो आज ही हमारा लास्ट वीडियो हो ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और मैंने पहले ही पीडीएफ आप लोगों को ऐप सेक्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मेरे नंबर पे मैसेज करके आप ले लें। और चलिए तब स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें आगे होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। बोलता है आउट ऑफ अ सर्वे ऑफ 500 कार, मतलब टोटल कार कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 500 कार दिया हुआ है। अब बोलता है 500 कार का सर्वे किया गया, 500 कार ऑनर, 500 कार ऑनर का सर्वे किया गया। अब उसमें क्या पाया गया कि 400 गेट्स द रिपोर्ट ऑफ कार ए। तो 400 कार ऑनर जो था वो किसका रिपोर्ट दिया, कार ए का रिपोर्ट दिया। 200 ऑफ कार बी, तो नंबर ऑफ पर्सन हु रिपोर्टेड फॉर द कार बी, मतलब कार अच्छा है या बुरा है बी कार, उसको उसमें कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो 200 लोगों ने क्या किया, उन पे फीडबैक दिया, 200 कार दिए। अब आगे है एंड 50 ऑफ कार ए एंड बी बोथ, और ऐसे 50 लोग थे जिन्होंने रिव्यू किया बोथ कार, दोनों कार का, ए कार का भी और बी कार का भी। तो अब हम लोगों से पूछा जा रहा है इज दिस रिपोर्ट करेक्ट। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो 500 है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज द नंबर ऑफ ए यूनियन बी, बिकॉज़ यही 500 आदमी से रिपोर्ट लिया जा रहा है, कार का फीडबैक लिया जा रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई साहब अगर कोई कार ए का रिपोर्ट लिया जा रहा है और कोई कार बी का रिपोर्ट लिया जा रहा है, तो ये टोटल रिपोर्ट कितने लोगों से लिया जा रहा है, 500 से। तो व्हाट इज ये जो 500 है वो क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना, ये टोटल लोगों का नंबर है, दैट इज 500। अब आगे क्या बोल रहा है कि 500 में 400 लोगों ने क्या किया है, कार ए के बारे में रिपोर्ट किया है, फीडबैक दिया है, 200 लोगों ने कार बी के बारे में फीडबैक दिया है, और 50 लोगों ने दोनों कार में इंटरेस्ट शो किया, दोनों कार के बारे में फीडबैक दिया है। तो अब बोलता है क्या भाई साहब कि अगर ये जो रिपोर्ट हमने तैयार किया है ये रिपोर्ट सही है या गलत, आप मुझे ये बताओ। तो हमने क्या पढ़ा है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना, हमने ये फॉर्मूला कल पढ़ा था एंड आई होप आप सभी ने इसे पढ़ा अच्छे से, आपको याद हो ये फॉर्मूला। तो अब ध्यान से देखिए, एन ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, 500, एन ए का वैल्यू कितना है, 400, एन बी का वैल्यू कितना है, 200, और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, 50। तो अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस 200, 600 माइनस 50, दैट इज 550। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास जो फॉर्मूला था उससे हमने जो आरएचएस का वैल्यू निकाला वो तो 500 आना चाहिए, बट हमारे एलएचएस में तो 500 है और 500 ही आना चाहिए, बट हमने जब आरएचएस का वैल्यू कैलकुलेट किया था
हमारे को वैल्यू क्या आ रहा है, तो हम लोगों को वैल्यू 550 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिपोर्ट कार्ड बना है वो गलत है, कहीं ना कहीं हौच पौच है। या तो आपको कार ए का जो फीडबैक दिया गया है 400 लोगों का, उसमें कहीं गड़बड़ी है, उसमें कुछ कम होंगे, या फिर इसमें कुछ कम होंगे, या फिर इसमें कुछ होंगे। लेकिन हमको क्या पता है ये 50 आदमी एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। अगर ये रिपोर्ट सही होता तो 500 का रिपोर्ट किया गया है, 500 का आदमी का, तो अगर इस फॉर्मूला में सेटअप किया जाता तो आरएचएस में भी 500 आना चाहिए था। क्लियर है ना? तो हम क्या बोलेंगे, सो दिस रिपोर्ट इज नॉट करेक्ट, द सर्वे इज नॉट करेक्ट और द रिपोर्ट प्रेजेंटेड इन सर्वे इज नॉट करेक्ट। क्लियर है ना? आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। और इस फॉर्मूला को आप बार बार लिखें, जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे सारे क्वेश्चन में कोशिश करना है कि आपको फॉर्मूला लिख के ही सॉल्व करें, जिससे कि आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है, 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है 19 बॉयज प्ले कबड्डी, 19 बॉयज प्ले कबड्डी, आउट ऑफ विच 11 बॉयज पुट ऑन शूज। अब ये 19 में क्या है कि 11 ऐसे बच्चे हैं जो शू को पुट कर रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, एंड 14 बॉयज सॉक्स, और 14 बच्चे ऐसे हैं जो कि सॉक्स पहन रहे हैं। अब आप बोलोगे सर टोटल नंबर 19 है, तो आपको ये समझना है, ये मैं सम अप नहीं कर रहा। अब ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो 14 है आप ऐसा मत ऐड करने लगिएगा कि 14 प्लस 11 दैट इज 15 प्लस 25 हो रहा है सर, लेकिन यहाँ 19 दिया है, तो ये हौच पौच नहीं है। आपको समझना है ये क्या है, 19 आदमी है। 19 आदमी में आपको सिर्फ डाटा क्या बोला गया है कि 11 आदमी ऐसा है जो कि जूता पहन रहा है, 14 आदमी ऐसा है जो कि सॉक्स को पहन रहा है। अब इसमें से कुछ ऐसा भी होगा आदमी, 14 में से कुछ ऐसा भी आदमी होगा जो कि जूता भी पहन रहा होगा, मतलब इसको भी पहन रहा होगा, उसको भी पहन रहा होगा, दोनों को होगा। तो आपको हौच पौच नहीं करना है। अगर हम शू का बात किए तो कुछ ऐसा भी 11 में आदमी होगा जो कि सॉक्स पहन रहा होगा, तो आदमी का रिपीटेशन काउंटिंग में हो रहा होगा। तो इसलिए आपको हौच पौच नहीं होना कि सर दोनों का सम 25 आ रहा है बट यहाँ टोटल 19 आदमी है। ठीक है ना? ये 19 आदमी है, इस 19 आदमी में सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई साहब 2 कैटेगरी के आदमी हैं। पहले कैटेगरी में ऐसा है कि जो जूता पहन रहा है उसका नंबर 14 है। दूसरे कैटेगरी में क्या है कि वैसा आदमी जो कि सॉक्स पहन रहा है वो 14 है। अब इसमें से जूता मोजा कुछ ऐसे भी पहन रहे होंगे। तो अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, अगर हम मान ले A इज द सेट ऑफ पर्सन who wear shoe, और हम सेट B मान ले एक सेट ऑफ पर्सन who wear socks। आपको ये पूरा लिखना है, ये कोमा उमा नहीं देना है, ठीक है ना? ये ध्यान देना है। अब हम लोगों को क्या बताया गया डाटा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट इज एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 19, जिसमें से एन ए इज इक्वल टू 11, एन बी इज इक्वल टू 14। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी बॉयज पुट ऑन बोथ शू एंड सॉक्स। So we have to find out the number of boys जो कि शू और जब भी एंड लग गया तो आपको इंटरसेक्शन दे देना। प्रोबेबिलिटी हम लोग वहां पे पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, और एंड का कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग वहां पे फिर से देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन निकालिए जो कि शू और सॉक्स दोनों पहन रहा है।
इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली आप फॉर्मूला में बैठा है वैल्यू को लाए, इसमें कुछ तो है नहीं, तो एक बार आप खुद से इसको बनाएंगे, रेंट वर्क के रूप में अपने कॉपी में लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 20 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 15 फुटबॉल। फिर बताया है कि एवरी स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। एटलीस्ट का मैंने कंसेप्ट आपको क्या बोला था, एटलीस्ट लगा है, मतलब लिमिटेशन ये सेट नहीं किया है कि कोई गेम नहीं पसंद हो। लिमिटेशन किस में सेट किया है कि हर एक बच्चा को कोई ना कोई एक गेम पसंद है। अब दो भी पसंद आ सकते हैं, लेकिन ये अब ये कंफर्म हो गया कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट एक गेम, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फुटबॉल हो, कुछ तो पसंद है। क्लियर है ना, चाहे तो दोनों भी पसंद हो सकता है, इसमें ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एटलीस्ट का सिंपल सा मतलब क्या है, अब वो मजबूर हो गया, वो कंपल्शन हो गया, वो कंपेल्ड हो गया कि एक ना एक गेम उसको चुनना है, जो भी जितने भी बच्चे हैं। क्लियर है ना, तो ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 20 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 15 फुटबॉल, एवरी स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम कोई सेट ए माने, set of those student, आप चाहो तो डायरेक्ट आप सेट F भी मान सकते हो, सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, फिर एक सेट C मान सकते हो, सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, फिर डायरेक्ट N F इक्वल टू दिस, N C इक्वल टू दिस, आप वैसे भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं एक सेट A बना रहा हूँ, दूसरा सेट B मान रहा हूँ। तो A सेट में हम लोग किसको रखेंगे, सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, सेट भी मान लेते हैं सेट ऑफ दोज स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। अब ध्यान से देखिए, पहला लाइन में ही आपको क्या बता रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया, एन ए यूनियन बी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना बता दिया है, 30। अब आगे क्या बोला है, in a class of 30 student 20 likes to play cricket, 20 likes to play cricket, play cricket का सेट है, जिसको क्रिकेट पसंद है उसको हमने किस सेट में रखा है, सेट बी में। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 20, 15 फुटबॉल, फिर इसी तरीके से हम लोगों को क्या बताया, एन ए इज इक्वल टू 15। अब बोलता है भाई साहब वैसे स्टूडेंट का नंबर आप मेरे को बताइए जिसको दोनों गेम पसंद है। इसका मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसका एप्लीकेशन। देखिए सेट थ्योरी से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो ये कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो 14 और 15 दोनों में एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी जो दो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी और सी आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 15 का इसी तरीके से बी और सी आपको बनाना है।
ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है बाय यूजिंग सेट फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ, बोलता है सेट मेथड का यूज करके एचसीएफ निकालिए किसका, पहला नंबर में क्या दिया हुआ है 12 एंड 18, इसका निकालना है। अब मेरे को क्या करना है, आपको ध्यान से समझिए, एक सेट तैयार करना है, उसको आप कुछ भी नेमिंग कर दो, कोई सेट ए तैयार करिएगा और ये सेट जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि ध्यान से समझना बातों को, आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो इस सेट में आप क्या रखेंगे, सेट फैक्टर ऑफ, या फिर आप एकदम सिस्टमैटिक ढंग में लिखेंगे कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट x सच दैट x इज फैक्टर ऑफ 2, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई एक सेट बी आपको तैयार करना है जिसका एलिमेंट आप फिर से मान लो x होगा, x सच दैट x इज फैक्टर ऑफ 18, इसका मतलब सेट ए का पार्ट क्या क्या, सेट ए का एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 2 का सेट तो दो ही फैक्टर है 1 और 2। सेट बी का क्या हो जाएगा, सेट बी में 18 का फैक्टर हम लोग बना रहे हैं, तो 18 में क्या, 18 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 2 3 6 9 एंड 18। अब ध्यान से समझना है आपको, ये दोनों सेट तैयार हो गया हम लोगों का। अब क्या पूछा जा रहा है कि आप इस सेट को देख के बताइए कि विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले एक सेट तैयार करेंगे, दैट सेट विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को कॉमन फैक्टर पहले निकालना होगा, तब तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएंगे। तो देखिए अब ध्यान से, ए सेट का वैल्यू क्या है 1 2, बी सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3 6 9 18। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना, और ए इंटरसेक्शन बी बोलने का मतलब क्या होगा कि कॉमन फैक्टर ऑफ सेट ए एंड बी। सेट ए क्या है फैक्टर ऑफ 2 और सेट बी क्या है फैक्टर ऑफ 18। तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। जो 2 और 18 का कॉमन फैक्टर होगा वो इस सेट का पार्ट होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, ध्यान से बताइए। तो देखिए 1 2 कॉमन है दोनों सेट में, तो हम ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट में क्या लिख देंगे 1 2। अब क्या देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम क्या देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर जो भी कॉमन फैक्टर का सेट तैयार हुआ है उसमें हाईएस्ट नंबर क्या है 2। सो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ सेट। समझ रहे हैं बात या नहीं। बाय सेट मेथड से बोला जा रहा था, तो सबसे पहले हमने सेट तैयार किया, एक सेट में 2 के फैक्टर को हमने लिखा, दूसरे सेट में हमने 18 के फैक्टर को लिखा। अब क्योंकि एचसीएफ निकालना है कॉमन फैक्टर, तो हमने एक सेट वैसा तैयार किया जो कि किससे बना है, जो कि बना है कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 18। तो कॉमन फैक्टर बोलने का मतलब कॉमन होना चाहिए, कॉमन बोलने का मतलब क्या, फिर इंटरसेक्शन का कंसेप्ट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, यही क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। तो अब ये जो सेट तैयार होगा ए इंटरसेक्शन बी, उसमें सिंपली आप देखोगे कि बड़ा फैक्टर कौन है, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर आ गया। अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर मेरे को बोलता तो यही सेट मेरा आंसर हो जाता, लेकिन अब पूछ रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर में जो भी यहाँ पे सेट में हाईएस्ट नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप एक बार बी और सी को खुद से बना के देखेंगे बन रहा है या नहीं। अब एक एलसीएम का क्वेश्चन लेके देखते हैं।
15 नंबर का क्वेश्चन बी ले लेते हैं, 3 नंबर। अब हम लोगों का बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द एलसीएम बाय सेट मेथड, और क्वेश्चन नंबर बी में है 3, 6 एंड 15। फिर उसी तरीके से जैसे ही सेट मेथड मेरे को दिखे तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि भाई साहब मेरे को सेट तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर है तो 3 सेट को एज्यूम कर लेते हैं। कोई सेट ए है, वो क्या है, जिसका एलिमेंट x है, x such that x is multiple of, ध्यान दीजिएगा वहां पे मैंने फैक्टर लिखा था, क्यों, क्योंकि वहां पे HCF निकालना था, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो ये जो सेट का एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा, किसका किसका, तो पहले में 3 का मल्टीपल से एक सेट तैयार करेंगे, फिर दूसरे सेट में 6 के मल्टीपल को लिखेंगे और तीसरे में 15 के मल्टीपल को लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरीके से हमने बी सेट को एज्यूम किया, इसके एलिमेंट को x माने, आप एलिमेंट x की जगह कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, y such that y, z such that z, ठीक है ना, तो x such that x is multiple of 6, सेट C हो जाएगा x such that x is multiple of 15। अब मेरे को बताइए इस सेट में, इस सेट का एलिमेंट क्या होगा, तो 3 का मल्टीपल बोलने का मतलब क्या, 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12, 15। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है, क्योंकि मल्टीपल है और इसके मल्टीपल इनफिनाइट हो सकते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 3, 4 तक लिख के उसके बाद हम लोग डॉट 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 डाल देंगे, और इसका मतलब क्या हो गया कि इनफिनाइट चलते जाएगा। इसी तरीके से सेट बी का अगर हम एलिमेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मल्टीपल ऑफ 6 है, तो 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट डॉट, 15 है तो 15 का मल्टीपल लिख देते हैं, 15, 30, 35 डॉट 15, 15, 30, 45 डॉट डॉट डॉट। अब क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से देखो, अब हम लोगों को एलसीएम निकालना है, और एलसीएम में ध्यान से देखिए एक वर्ड पे फोकस कीजिए, कॉमन वर्ड पे। तो एलसीएम निकालने के लिए अब क्या करना होगा, पहले कॉमन मल्टीपल का एक सेट तैयार करना होगा, और उसमें जो लिस्ट नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, वही एलसीएम हो जाएगा इस तीनों नंबर का। तो कॉमन निकालने के लिए बोलने का मतलब, अगर हमें एबीसी में कॉमन निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा। अब सेट ए का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए आप, 3, 6, 9, 12, 15, इसी तरीके से चलेगा, इंटरसेक्शन, फिर सेट बी का वैल्यू कितना है, 6, 12, 18, 24, 30 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन विद 15, 30, 45 डॉट डॉट डॉट। तो ये थोड़ा सा कम स्पेस है, क्यों लिखा, जगह नहीं है, तो आप कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, कॉमन तीनों सेक्शन से आपको कॉमन लिखना, और 2 से 3 आपको कॉमन बस निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, 3, 6, 9, 12, 15, तो हम क्या देख रहे हैं कि 12 इसमें कॉमन है, इसमें है, इसमें है, 2 में तो कॉमन आ गया 12, लेकिन तीसरे 15 के टेबल में तो 12 आता नहीं है, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है। तो अब आपको देखना है कि 15 वाले के टेबल में ऐसा कौन नंबर है जो कि 6 में भी आता हो और जो कि 3 में भी आता हो। तो आप पढ़िए, 15 1 जा 15, तो 15 क्या 6 और 3 के टेबल में आता है, बोलोगे 3 के टेबल में आता है सर, बट 6 के टेबल में नहीं आता है, तो वो भी नहीं होगा। 30, तो 30 15 के भी टेबल में आ रहा है, 6 के भी टेबल में आ रहा है, और 3 के भी टेबल में आ रहा है, मतलब ये जो कॉमन सेट है इसका पहला एलिमेंट क्या होगा, 15, 30, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट 45, तो 6 के टेबल में नहीं आता है। 15 4 जा 60, तो क्या 60 तीनों के टेबल में आता है? तो आप ध्यान से देखो, 15 के भी टेबल में आता है, 6 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 60। और इसी तरीके से डॉट डॉट दे के लिख देना है। अब क्योंकि हमको लोएस्ट कॉमन फैक्टर चूज करना है, तो देखिए ये क्या है, ये सेट तैयार हुआ है, दैट इज सेट ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी दैट इज द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल। अब इस कॉमन मल्टीपल जो सेट तैयार किया हमने, कॉमन मल्टीपल वाले सेट को हमने तैयार किया है, उसमें जो लोएस्ट नंबर होगा वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? ये सेट क्या है, ये आपको समझना है। दिस इज द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ के केस में क्या था? एचसीएफ के केस में जो आ रहा था वो हम लोगों का क्या था? सेट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब ये जो कॉमन मल्टीपल का सेट तैयार हुआ है, क्योंकि एलसीएम है, लोएस्ट, मतलब तो आपको देखना है लोएस्ट नंबर इस सेट में क्या है, लोएस्ट एलिमेंट का क्या वैल्यू है, जो भी होगा वही एलसीएम हो जाएगा। उसी तरीके से एचसीएफ में क्या हो जाएगा? हाईएस्ट एलिमेंट का क्या वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है ना? सो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहे तो आपको मैसेज करके पूछ लेना है, क्लियर कर लेना है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। अब थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक नया बात मैं बताने वाला हूँ, तो आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बोला जा रहा है, if 63% person like orange and 76% like apple, then find the percentage of person who likes both oranges and apple। बहुत ही ध्यान से समझना है। जब भी आपको परसेंटेज में बात करें, तो आप जब जाओगे किसी कंपटीशन का तैयारी करोगे नेक्स्ट ईयर, मतलब अगर गलती से आपने 12th दिया, फिर आपको मतलब एमबीए ये सब नहीं करना है, अगर एमबीए भी करना है तो भी आप सिंपली अर्थमेटिक के पोर्शन को बाद में स्टडी करोगे। अर्थमेटिक बोलने का मतलब रेशियो पर पोर्शन, यही सारा सिलेबस रहता है बैंक पीओ एसएससी ये सारे एग्जामिनेशन का। तो आप जब वहां पे पढ़ोगे तो वहां पे परसेंटेज का बहुत तगड़ा कंसेप्ट बताया जाता है, वो बेस के रूप में आपको बताया जाता है। और परसेंटेज, जब भी कोई परसेंटेज दिया जाता है तो उसको पढ़ने का, उसको समझने का एक तरीका होता है, वो उसी तरीका को अभी जस्ट हम लोग समझेंगे। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। इफ 63% लाइक ऑरेंज, तो आपको जैसे ही परसेंटेज दे दे तो आप सिंपली याद करना है तो याद कर लो, लेकिन अगर समझना है तो इस बात को आप समझिए। 63% बोलने का मतलब क्या? 63/100। और यही सेम चीज वहां पे बताया जाता है बच्चों को जब एग्जामिनेशन का तैयारी करवाया जाता है कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। इसका मतलब है कि 100 में से 63, अब क्या बोला जा रहा है उस पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, 63% लाइक ऑरेंज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 63, अगर टोटल आदमी 100 है तो कितने को ऑरेंज पसंद आ रहा है? 63 लोगों को ऑरेंज पसंद आ रहा है। ठीक है ना? आगे देखिए क्या बोल रहा है, 76% लाइक एप्पल। 76% बोलने का मतलब क्या? 76/100। और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 100 टोटल पर्सन का नंबर है, तो उसमें से कितने लोगों को ऑरेंज पसंद आ रहा है? तो आप क्या बोलोगे? सर, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज इज इक्वल टू 76। इसी तरीके से अगर आप प्रॉफिट लॉस, जो कि 11th का चैप्टर है,
अगर बोला जाए 5% प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया 5/100। तो इसका मतलब हो गया कि अगर 100 रुपया सीपी है तो उसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 का। अब आपने ये एज्यूम किया है, ठीक है ना, आपने एज्यूम किया है कि अगर 100 सीपी है तब प्रॉफिट 5 रुपया का हो रहा है। और क्वेश्चन में आपको बोल दे कि इफ द सीपी इज 3000, तो हमने क्या एज्यूम किया कि भाई साहब कि 100 में 100 टोटल कॉस्ट है, और क्वेश्चन बोल रहा है नहीं भाई साहब 3000 टोटल कॉस्ट है। तो इसका जो हमने एज्यूम किया है इसके अकॉर्डिंग कितना टाइम्स है, तो ध्यान से देखिए 30 टाइम्स टोटल कॉस्ट है, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा 30 टाइम्स। मतलब अप्रोच देखिए, अप्रोच क्या हो रहा है कि 5% का बोलने का मतलब क्या 5/100। तो हम यहाँ पे खुद मान लेते हैं कि अगर 100 ये है तो 5 प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन बताएगा कि नहीं भाई साहब आप 100 जो मान रहे हो वो इतने के बराबर, तो हम इक्वेट करके एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे और वहां से प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल देंगे। तो इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन का अप्रोच है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 63% जैसे ही बोला तो इसका मतलब आपको समझना है 63% पर्सन को तभी ऑरेंज पसंद आएगा जब 100 क्या होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। उसी तरीके से जब 100 टोटल नंबर ऑफ पर्सन है तो 76 को ऑरेंज पर्सन आ रहा है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। तो क्या हम इस 100 को टोटल बोल रहे हैं, तो इस 100 को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज एंड नंबर ऑफ टोटल पर्सन, दैट इज नंबर ऑफ पर्सन यूनियन ऑफ ऑरेंज एंड क्या था ये ऑरेंज, ऑरेंज मैंने लिख दिया, एप्पल था ये। तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन ऑरेंज यूनियन एप्पल दैट इज 100। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप सेट ए सेट बी में बनाओ, वहां ज्यादा लफड़ा नहीं होता है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि ओ ए बोलने में थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए वहां पे ए सेट ऑफ दोज पर्सन who likes orange। इसी तरीके से आप सेट भी मान लो सेट ऑफ दोज पर्सन who likes apple। अब जो डाटा दिया है उसमें पुट कर दीजिएगा आप डायरेक्ट कि एन ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 100 एन ए इक्वल टू 63 एन बी इक्वल टू 76। और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा ये बताइए। तो हम लोग फार्मूला को फिर से यूज करेंगे और निकाल लेंगे। तो मैं जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेन कंसेप्ट ये है, आपको समझना है टोटल ये होगा। अब टोटल बोलने का मतलब क्या यूनियन, जहां पे सभी को लेके चलेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा यूनियन। तो ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, एन ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला में पुट अप करके वैल्यू निकाल सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आप फिर वही सेम कंसेप्ट है, तो आप इसको एक बार कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 18 अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सेम टाइप का, बट देखते हैं क्या है। बोलता है if 75% ऑफ बॉयज प्रिफर्ड मैंगोज, अगर 75% लड़कों को क्या पसंद है मैंगो पसंद है, तो हम लोग मान लेते हैं कोई सेट ए, सेट ऑफ बॉयज हु लाइक्स मैंगो। इसी तरीके से सेट बी मान लेते हैं
सेट ऑफ बॉयज हु लाइक्स बनाना। अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है कि if 75% ऑफ बॉयज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि Na का वैल्यू कितना हो गया 75 एंड 53% ऑफ बॉयज प्रिफर्ड बनाना, तो इसका मतलब क्या हो गया Nb का वैल्यू कितना है 53। अब बोलता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ सच स्टूडेंट हु प्रिफर बोथ मैंगो एंड बनाना, तो सेम टाइप का हो गया, हम लोगों को क्या निकालना है A यूनियन B निकालना है, सॉरी A इंटरसेक्शन B निकालना है। अब यहाँ पे क्या जानने योग्य बात है, जैसे ही परसेंटेज में दिया मतलब वहां पे टोटल का वैल्यू क्या होगा, तो वो तो 100 होगा, तो जैसे ही 100 हो गया इसका मतलब क्या हो गया A यूनियन B 100 हमारा हो गया। अब फिर से वही सेम प्रोसीजर कि आप फॉर्मूला में पुट अप करें और वैल्यू को निकालें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बना लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ओनली का कंसेप्ट आ रहा है। अगर आपको याद हो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ओनली का क्वेश्चन करवाया था और मैंने आपको बोला था जब भी ओनली दे तो आप सिंपली वेन डायग्राम के थ्रू, ज्यादा हौच-पौच नहीं करना है आपको चीजों को, आप सिंपली वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 45 स्टूडेंट, मतलब टोटल ग्रुप कितने का है 45 स्टूडेंट का ग्रुप है। 22 स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी, ध्यान से देखिए 22 स्टूडेंट स्पीक ओनली हिंदी, इसका मतलब क्या है 22 ओनली हिंदी, इसका बोलने का मतलब क्या, जो कि सिर्फ हिंदी बोलता है। तो ये अगर हमने सेट माना हिंदी वालों का और ये हमने सेट माना बांग्ला सॉरी इंग्लिश है तो इंग्लिश वालों का, तो सिर्फ हिंदी बोलना मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22। अब आगे क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, स्पीक ओनली हिंदी एंड 12 कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, और अगर इस वाले पोर्शन का कितना वैल्यू दे रहा है हम लोगों को 12। अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो ऐसे कितने नंबर है स्टूडेंट का जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज को जानते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे डायरेक्ट ये इक्वेशन बनेगा कि 22 प्लस, अगर इसको हम x माने तो 22 प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 45। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 45 है, क्लियर है ना, जिसमें से ये पोर्शन 22 है, ये पोर्शन x है और ये पोर्शन 12 है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 45। और यहां से हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 34 दैट इज 11। तो जब भी ओनली दे, दो क्वेश्चन में अंतर समझिए, पहले क्या देता था ना, पहले जो वैल्यू देता था वो देता था पर्सन हु नोज हिंदी, और जैसे ही आप बोलते हैं पर्सन हु नोज हिंदी, तो इसका मतलब हो गया अगर ये 1 है और ये 2 है तो दोनों का वैल्यू देता था। तब वहां पे हम लोग उस फॉर्मूला को अप्लाई करते थे, माइनस करते थे इंटरसेक्शन वाले पार्ट को। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 का वैल्यू दे रहा है और सिर्फ 3 का वैल्यू दे रहा है, और आपसे 2 का वैल्यू पूछा रहा है। अगर टोटल नंबर दे दिया जाए तो आपसे सिर्फ 2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो दोनों में आ रहा है ओवरलैप कर रहा है, तो हम लोग उस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्लियर है ना। तो इसको मार्क कीजिएगा। बेसिकली इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम में आपको तीन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला होगा। पहला टाइप जहां सिंपल वर्ड दिया जाए आप उसको कैलकुलेट करके निकाल लोगे, दूसरा जहां पे ओनली लग जाए वो एक अलग टाइप का होता है और आपको समझना है उसका कंसेप्ट, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसमें, और पहले वाले क्वेश्चन में अंतर क्या होता है। इसको जब तक आप नहीं समझ पाओगे फिर क्वेश्चन बनाने का मजा नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो ये दूसरा टाइप था। और तीसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा आपका परसेंटेज वाला, कि इफ दिस परसेंटेज। तो परसेंटेज वाले में क्या कंसेप्ट आपको याद रखना है कि वहां पे टोटल का वैल्यू मतलब यूनियन वाले का वैल्यू 100 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो बस यही 3 टाइप का क्वेश्चन आपको पूरे एक्सरसाइज में आप देखिएगा कि दिया जा रहा है और रिपीट किया जा रहा है, और बार बार आपको बेसिकली जो पूरे सेट से क्वेश्चन आएगा वो यही पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। वेन डायग्राम वो सब बिल्कुल नहीं आएगा। अलजेब्रा से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो कि सिंपल वर्ड प्रॉब्लम होगा, तो आपको समझना होगा वर्ड प्रॉब्लम को, आपको समझ के बनाना है कि ओनली का कंसेप्ट क्या है, ओनली और जब ओनली नहीं लगा रहे तो उसमें अंतर क्या है, और परसेंटेज वाले में कंसेप्ट क्या है। बस ये 3 कंसेप्ट आपको याद रखना है इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 था वो, अब कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं तो आज छोड़ देते हैं क्योंकि शायद ज्यादा हो जाए, तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने सोचा था ये लास्ट क्लास होगा बट ऐसा नहीं हुआ, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड देखते हैं, फिर शायद नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को किसी तरीके से करना है खत्म, तो देखते हैं कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए।